गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग देखा था, जो कि अपना आया था डेल्टा एक्स मिक्स इज इक्वल्स टू माइनस आर समेशन एन एल एन एक्स आया था एक तो, और एक आया था एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पर मोल, जो कि आया था माइनस आर समेशन एक्स एल एन एक्स। ठीक है, और ये जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, इनमें माइनस तो है सामने, लेकिन जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो होती है वो पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो इसमें मैं एक आपको न्यूमेरिकल बताना चाह रही थी। मान लो एक न्यूमेरिकल है जो कि एट 25 डिग्री एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अपन दो गैसेस को मिक्स करते हैं। ठीक है, एक गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो है मान लो 28 ग्राम्स, और एक अपन ने ऑक्सीजन को मिक्स किया, जो कि ऑक्सीजन जो है वो है 96 ग्राम्स। तो ये अपन ने दो गैसेस को मिक्स किया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, आपसे पूछा है कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, आप अगर फर्स्ट वाले से सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए क्योंकि दो हैं, तो n1 n2। देखो दो के लिए अगर मैं उसको खोल के लिखूंगी तो डेल्टा x मिक्स माइनस r n ln x1 प्लस वो, ठीक है, और ये माइनस मैं बाहर ही ले लेती हूँ, प्लस r n2 ln x2, जिसमें कि r भी आप बाहर ले सकते हो क्योंकि दोनों में ही r आएगा, तो अपन ये लिख सकते हैं माइनस r, ये लिख सकते हैं। खोल के लिखेंगे तब देखो अपन को यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, एक तो मोल और एक निकालना है अपन को मोल फ्रैक्शन। दो चीजें निकालनी है, एक मोल और एक मोल फ्रैक्शन। तो देखो अपन को क्योंकि ग्राम में दे रखा है, वेट दे रखा है उन गैसेस का, तो सबसे पहले हम मोल निकालते हैं। किसका, मान लो मैं मोल निकालती हूँ N2 का जो मोल है वो N, और मोल आपको पता होगा क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो वेट आपको दे रखा है 28, ठीक है, और N2 है, तो एक नाइट्रोजन जो है उसका कितना होता है 40 नाइट्रोजन एटम का, तो दो का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो कितना आ गया इसका N1 1 आ गया, किसका, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का अगर आप निकालो तो देखो 96 ग्राम दे रखा है ऑक्सीजन का, तो N2 आप निकाल रहे हो O2 का 96, और 96 तो वेट हमें दे रखा था ग्राम में, और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, O2 का एक का 16 होता है, तो ठीक है, और ये आ जाएगा 3। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो N1 है वो है 1 और N2 है वो है 3। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन, और ये पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन। अगर आप मान लो N1 आप अगर नाइट्रोजन को मान रहे हो तो उसका मोल फ्रैक्शन होगा उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो नाइट्रोजन का मोल 1 है अपॉन टोटल मोल कितना हो जाएगा 1 + 3। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो मोल अपॉन टोटल मोल ये होता है 3, और ये भी 3 + 1, तो ये तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 1/4 और यहाँ आ जाएगा 3/4। तो ये भी अपने निकल के आ गए, x1 आ गया 1/4 और x2 आ गया 3/4। मोल फ्रैक्शन भी अपन ने दोनों के निकाल लिए। अब अपने पास सब जो चाहिए वो हो गया। आप दोनों फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप पहले वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हो तो देखो एक तो ln को log में कन्वर्ट कर लो, जिसके लिए अपन 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसको भी 2.30 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी log में करोगे, यहाँ पे भी log में करोगे, तो बाहर में देखो करके ही बताती हूँ मैं, बाहर पैसे अपन कॉमन ले सकते हैं। जैसे ये N1, जैसे ही आप इसे log बनाओगे आप बाहर की तरफ क्या करोगे 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, 2.303 N1 log x1 प्लस 2.303 N2 log x2, ये होगा। और फिर आप 2.303 को क्या कर लो, बाहर क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो r की वैल्यू आपको पता ही है, r जो है उसकी वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू होती है 8.314, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल ये होती है, इनटू 2.303 अपन ने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, N1 आपको पता है 1 है, log x1 क्या है 1/4 प्लस 2.303 आ चुका था बाहर, N2 क्या है
N2 है, देखो ये कोई फ्रैक्शन बीच में, N2 अपना 3 है, ये 1 था और ये 3 था, तो N2 अपना 3 है, log x2 कितना है 3/4। बस इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आपकी एंट्रोपी आ जाएगी जूल पर केल्विन, जब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। और अगर इसका अपोजिट आप अपोजिट केस का दूसरा वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो तो देखो उसको भी मैं सीधा लिखी हूं, उसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हो -r × 2.303, और इसको भी अगर खोल के लिखो तो x1 ln x1 + x2 ln x2, और x आपको पता ही है 1/4 ln 1/4 + 3/4 ln 3/ln कहाँ होगा, लॉग रहेगा, मैं बाहर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हो गया 8.314 × 2.303। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपकी डेल्टा एक्स मिक्स आएगी वो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव आएगी, और ये आएगी जूल पर केल्विन पर मोल। वो था जूल पर केल्विन, ये जूल पर केल्विन पर मोल, ये बात। तो इस तरह से आप एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, बस आपको मोल फ्रैक्शन और मोल पता होने चाहिए, और उसको आप इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिखो, लॉग में कन्वर्ट कर लोगे तो 2.303 भी बाहर आ जाएगा r के साथ, और अंदर सिर्फ वो रह जाएगा। अगर n है तो n1 log x1, जैसे यहाँ पे देखो 2.303 तो मुझे log लिखना चाहिए था, ठीक है, और अगर x है तो x1 log x1, और पुट करके वैल्यूज ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, अब अपन देखते हैं आज एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता है, अपन ने थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में भी पढ़ा था, ऐसा प्रोसेस जो कि छोटी छोटी स्टेप्स में काम हो, और जिस प्रोसेस में जो वर्क डन है वो क्या मिलता है, सबसे ज्यादा ऑब्टेन होता है। वर्क जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में सबसे ज्यादा मिलता है। तो आप ये देखो, ये मान लो ये है सिस्टम, और बाहर वाला क्या है, सराउंडिंग, और इन सबको मिला के क्या बन जाता है, ये यूनिवर्स, ठीक है। सराउंडिंग जो है वो Q1 हीट सिस्टम को दे रहा है, तो सिस्टम ने Q1 लिया, और सराउंडिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि सराउंडिंग ने लॉस किया है तो इसके लिए -Q1 लिखेंगे। अब हम निकालना चाहते हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स ही निकाल लो आप, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में क्या चेंज आया यूनिवर्स में, तो डेल्टा एस यूनिवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग के इक्वल हो जाएगा। और आपको पता है सिस्टम ने हीट ली है रिवर्सिबली, तो Q रिवर्सिबल अपॉन T लिख सकते हैं, और सराउंडिंग ने हीट दी है तो हम क्या लिख सकते हैं, -Q रिवर्सिबल अपॉन T लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू डेल्टा एस यूनिवर्स। और दोनों क्वांटिटी सेम होने के कारण डेल्टा एस क्या आ जाएगा इसका, डेल्टा एस क्या आ जाएगा इसका 0। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है यूनिवर्स का वो 0 रहता है। जितना सिस्टम देता है उतना ही, जितना सराउंडिंग देता है उतना सिस्टम लेता है, और दोनों सिंगल स्मॉल स्टेप्स में काम करते हैं, जिसलिए मतलब इतना कोई देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई चेंज इन एंट्रोपी हमें नहीं मिलता, ठीक है। और वैसे भी देखो सिंगल स्टेप में काम होता है, इसका मतलब आपको मतलब पता ही नहीं लगता कि सराउंडिंग ने हीट दी है या सिस्टम ने हीट ली है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी स्टेप्स में जब वर्क होता है तो वर्क तो मैक्सिमम मिलता है, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग जो होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए टोटल एंट्रोपी चेंज जो होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा कितना होगा, 0। लेकिन इररिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको बता रही हूँ एंट्रोपी चेंज इन इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो इररिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए अपन सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, एफिशिएंसी से अपन चालू करते हैं, ठीक है। आपको पता है रिवर्सिबल साइकिल जो होती है उसकी एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होती है किससे, इररिवर्सिबल से। इररिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा वर्क डन कम होता है, वर्क डन क्योंकि एफिशिएंसी होता है W/Q2,
वर्क कम तो एफिशिएंसी भी कम। तो या तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस की एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होती है, इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन भी हमेशा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, वर्क डन अगर ज़्यादा हो रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो वर्क डन तभी ज़्यादा होगा जब जो हीट आपने एब्जॉर्ब करी है, जो आपने हीट ली है, ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब जो है रिवर्सिबल प्रोसेस में वो ज़्यादा होगी किससे? इरिवर्सिबल प्रोसेस से। हीट भी ज़्यादा होगी रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, इस इक्वेशन को, ये जो दी हुई है, इसको मैं टेम्परेचर से डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइड बाय टी। यहाँ पे भी टी से डिवाइड कर देती हूँ और इधर की तरफ भी टी से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, और अभी हमने देखा कि क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी क्या होता है? डेल्टा एस सिस्टम होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। देखो, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबली हो या इरिवर्सिबली, सिस्टम जो होता है वो हमेशा हीट को रिवर्सिबली ही लेता है सिस्टम, क्योंकि देखो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। चाहे आप हीट रिवर्सिबली लो तो भी एंट्रोपी किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। इनिशियल अगर मान लो उसकी जो भी वैल्यू थी, हीट लेने के बाद फाइनल कुछ वैल्यू होगी, और अगर इरिवर्सिबली भी आपने वही हीट ली है तो भी एंट्रोपी चेंज तो उतना ही होगा सिस्टम का। तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज जो है वो सेम रहता है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी ही रहता है दोनों प्रोसेस में। ठीक है, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ था ना, क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, अब मैं क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी की जगह लिख रही हूं डेल्टा एस सिस्टम, मतलब डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। ये यहां तक अपन पहुंचे, और मैं कह रही हूं कि सिस्टम जो है उसका जो चेंज होता है वो सेम रहता है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल। अब अपन क्या करते हैं, यहां से आने के बाद इसका भी, क्योंकि हमें तो टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। वो किसके इक्वल होता है? वो होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो देखो सिस्टम का तो हमेशा यही रहेगा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, तो इसको तो आप डेल्टा एस सिस्टम में लिख लो। लेकिन सराउंडिंग जो होता है वो हमेशा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल हो रहा है तो अलग तरीके से रिवर्सिबल के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर इरिवर्सिबल हो रहा है तो वो अलग तरीके से चेंज होगा। तो अगर मान लो जैसे वही वाली बात कि सिस्टम ने क्यू इरिवर्सिबल, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल, तो सराउंडिंग ने हीट दी, जिसे हम क्यू इरिवर्सिबल लिखेंगे क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है। लेकिन सिस्टम में जो चेंज होगा वो हमेशा उतना ही होगा जितना कि रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। तो हीट क्यू इरिवर्सिबल दी, बट सिस्टम में चेंज हमेशा क्यू रिवर्सिबल के जितना ही होता है। लेकिन आप सराउंडिंग को देखो, सराउंडिंग ने दी है तो सराउंडिंग का क्यू इरिवर्सिबल लॉस हो गया अपॉन टी, अगर एंट्रोपी की फॉर्म निकाले तो यहां पे मैं सराउंडिंग के लिए क्या लिख सकती हूं? क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। और अभी आपने यहां पे देखा था कि डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर होता है क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी से, है ना। अभी अपन ने देखा ये वाली चीज कि डेल्टा एस सिस्टम जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी से। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम हमेशा बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमेशा जीरो कभी नहीं होगी, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव ही रहेगी। दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या? डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की एंट्रोपी जो होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में लगातार बढ़ती है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप होने वाले, पानी का ऊपर से नीचे गिरना, हीट का हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, जो भी प्रोसेस अपने आप होते हैं वो सब प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। और उन सब प्रोसेस में एंट्रोपी जो होती है वो सराउंडिंग की, या आप कह सकते हो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी जो होती है वो हमेशा बढ़ती है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसमें होती है एंट्रोपी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये आज अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं जो कि आगे
जब अपन एंट्रोपी एज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, है ना, अपन देखते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि एंट्रोपी जब पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन बढ़ती है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होता है तो भी रिएक्शन की रेट बढ़ती है। तो आगे ये चीज़ें काम आएंगी। और एक टॉपिक और है क्लॉसियस इनइक्वालिटी, जो अपन आगे की क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।